हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज से ठीक 19 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, देसी चुगेगा दाना और एनआरआई मोती खाएगा। और उस वीडियो का जो सार था, मर्म था, वो ये था कि भारत सरकार जो है वो एक हौवा खड़ा करके बहुत ही जल्दी जो है एनआरआई बॉन्ड लॉन्च करने का प्रयत्न करने वाली है। और संभवतः शायद करंट अनप्लग बाय राजीव ही एकमेव यूट्यूब चैनल रहा हो जिसने इस तरीके की भविष्यवाणी पहली कर दी थी कि एनआरआई बॉन्ड लॉन्च होने वाला है, और एनआरआई बॉन्ड लॉन्च हुआ। आई टोल्ड यू सो, ऐसा मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए था, परंतु मैंने अभी तक बनाया नहीं। मैंने सोचा आज बना दूं मैं, परंतु ये आई टोल्ड यू सो वाला जो कथन है उसको ज्यादा ना बताते हुए थोड़ा सा मैं आज आप लोगों को भारत की इकोनॉमी और पिछले 35-36 सालों में इसके इनहेरेंट स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आया भी है कि नहीं आया है उस पर बात करूंगा। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि पिछले 35-36 सालों में 1990 से लेकर अभी तक कुछ भारत के विकास मॉडल जिस पे हम अक्सर बात करते हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए? क्या भारत ने विकास किया है? आप बोलोगे क्या बेतुकी बातें कर रहा हूं भाई, क्यों नहीं भारत ने विकास किया? बिल्कुल भारत ने बहुत ज्यादा विकास किया है। तो मैं ऐसा सवाल, ऐसा वाहियात सवाल क्यों पूछ रहा हूं? दोस्तों, इस वाहियात सवाल के पीछे एक रहस्य है। रहस्य आप लोगों को मैं 19 दिन पहले के वीडियो में भी मैंने एक साइन ड्रॉप किया था, और आज जब वो हो गया है तो मैं आपसे क्लियरली इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि सन 1990 में जब भारत संकट में आया था, भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो डावाडोल हुई थी और रुपया जो है वो गिरता चला जा रहा था। रुपए की इज्जत के ऊपर में बहुत ज्यादा एक कुठाराघात हुआ था। उस वक्त भी भारत अपनी एनआरआई कम्युनिटी के सामने हाथ फैलाने पहुंच गया था। सन 2013-14 में जब टेपर टैंट्रम हुआ, तब भी जब रुपया तेजी से गिरा, 6 महीने के अंदर 28% गिरा, उस वक्त भी भारत रुपये की लाज बचाने के लिए और इकोनॉमी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अपनी एनआरआई कम्युनिटी के पास कटोरा लेके पहुंच गया। और आज 2025-2026 में जब हम फिर से देख रहे हैं, 2025 में रुपया गिरा, 2026 में भी रुपया गिरा, 2024 अक्टूबर से कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि रुपया गिर रहा है, 83-84 के लेवल से 95-96 के लेवल पे आ गया है। तो आज हम फिर अपनी एनआरआई कम्युनिटी के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। दोस्तों, ये बार बार हम अपने एनआरआई कम्युनिटी के पास क्यों पहुंच जाते हैं? 1990 में यदि हम पहुंचे थे तो वही काम यदि हम 2025 और 26 में भी कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं, दोहराए चले जा रहे हैं, तो ये सवाल तो लाजमी बनता ही है कि पिछले 35-36 सालों में भारत ने क्या सीखा, हमने क्या सीखा। हमारी इकोनॉमी 1990 में डावाडोल हुई थी, तब हमने सहारा लिया था एनआरआई कम्युनिटी का। हमने इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड जो है वो लॉन्च किया। नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, ये जो जोड़ी थी, इन्होंने उस टाइम में भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1.1 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया था, उसको इंडिया डेवलपमेंट फंड के माध्यम से 4.4 बिलियन डॉलर तक लेके चले गए, यानी 4 गुना बढ़ा दिया इन्होंने ये बॉन्ड लॉन्च करते से। एनआरआई कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ के इंडिया का साथ दिया और उस टाइम में भारत की नैया जो है वो डूबते डूबते बच गई। 2013 और 14 में भी हमने वही देखा, 25 बिलियन डॉलर रघुराम राजन ने एफसीएनआर बॉन्ड के माध्यम से, हालांकि वहां पे आरबीआई ने या भारत सरकार ने पैसे रेज नहीं किए थे, पैसा इंडिया के बैंक्स ने रेज किया था, परंतु रुपी के गिरने की गारंटी जो है कि रुपी गिरेगा तो लॉस जो है वो आरबीआई उठाएगा, वो गारंटी आरबीआई ने ली थी अपने बुक्स पे। इस कारण से ये इनडायरेक्टली माना जाए कि भारत सरकार का ही किया हुआ कार्य था। उस वक्त भी भारत एनआरआई के लोगों के पास पहुंचा था और आज फिर भारत वहीं पहुंचा है। और इस चीज को मैंने 20 दिन पहले ही समझ लिया था, 3 हफ्ते पहले ही पहचान लिया था कि ये चीज होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी हवा बना रहे थे, विदेश यात्रा मत जाइए, सोना मत खरीदिए,
उससे साफ लग रहा था कि मोदी 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 करने वाला ये जो एनआरआई कम्युनिटी है, इसके लिए बहुत जल्दी कुछ जो है वो लॉलीपॉप मोदी जी लेके आने वाले हैं। दोस्तों, जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या सन 1990 से अभी तक भारत की इकोनॉमी का कुछ ग्रोथ ही नहीं हुआ है क्या, तो इस पे मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको मेहनत ना करना पड़े, आपको रिसर्च ना करना पड़े, इसके लिए मैं आपके सामने आंकड़े कुछ लेके आया हूं। दोस्तों, इंडिया की जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस में 1990 1989-90 में थी 5.7 लाख करोड़, ठीक है, जो 1999-2000 में बढ़ के हुई 11.5 लाख करोड़, यानी लगभग डबल हो गई। और 2009-10 में जबरदस्त रूप से उछाल किया इसने, यानी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई। 2009-10 में ये 61.3 लाख करोड़ पे पहुंच गई, यानी 11.5 लाख करोड़ से सीधा 61.3 लाख करोड़, यानी 5 गुना से भी ज्यादा जो है वो जीडीपी बढ़ी। ये असर था ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का। 2000 से लेकर 2009-10 के बीच में जीडीपी इंडिया की सीधा 11 लाख करोड़ से 61 लाख करोड़ पहुंची। 2009-10 से 2019-20 में अगेन जबरदस्त 4 गुना इजाफा हुआ और जीडीपी जो है वो 204 लाख करोड़ पहुंच गई 2019-20 में 61 लाख करोड़ से। और 2025-26 में भी आपको मालूम है कोरोना का जो साल था 2020-21 का, उसका पहले क्वार्टर में जीडीपी 25% गिरी थी। तो वो जो उस टाइम में डाउनफॉल हुआ, उससे उबरने में हमको 2-3 साल लग गए। तो 2025-26 में भी लगभग कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से जीडीपी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि पहले हमने गिरावट देखा था 2020-21 में, बड़ा गिरावट देखा था कोविड के कारण। अब कांस्टेंट प्राइसेस में 201.9 है, 202 लाख करोड़ पकड़ लीजिए, ये कांस्टेंट प्राइसेस में है। बट यदि करंट प्राइसेस में इंडिया की जीडीपी देखें तो वो आता है 357 लाख करोड़। अब आप बोलोगे कि भाई ये क्या चक्कर है, कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस। तो ये थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज में बढ़ा दूं, ध्यान से सुनिएगा, ये बेसिक चीजें हैं, कोई बताता नहीं है। कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब क्या है? जीडीपी को जब हम बोलते हैं कि हम कांस्टेंट प्राइसेस में नाप रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि इसके अंदर में इन्फ्लेशन का पार्ट नहीं है, ये रियल जीडीपी ग्रोथ बताता है, यानी स्ट्रिपिंग आउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये जो प्राइस राइज होता है उस चीज को हटा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी इन कांस्टेंट प्राइसेस। कोई एक पुराने साल के प्राइस को पकड़ के उसके मुकाबले प्राइसेस नापते हुए जीडीपी को नापा जाता है। जब मैं नॉमिनल प्राइसेस बोलूं तो नॉमिनल प्राइस करंट प्राइसेस बोलूं तो इसका मतलब है नॉमिनल जीडीपी, यानी इसमें इन्फ्लेशन का पार्ट आ गया है, ठीक है। तो करंट प्राइसेस जो है वो यूजफुल होता है जब हम डेट रेशियो नापते हैं या फिर हम फॉरेन के किसी कंट्री के साथ में जीडीपी का कंपैरिजन करते हैं तब। कांस्टेंट प्राइसेस का यूजफुल यूटिलिटी तब है जब हम एक्चुअल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है वो इकोनॉमी की नापते हैं। ये एकदम बेसिक चीजें हैं, ये मुझे नहीं आपको कोई बताएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं, आप लोग नोट्स बना लेना, ठीक है। तो 357 लाख करोड़ नॉमिनल जीडीपी इंडिया की थी 2025-26 में, जो रियल टर्म्स में यानी कांस्टेंट प्राइसेस में 202 लाख करोड़ थी। यानी लगभग आप ये समझ लीजिए कि जो अंतर आया वो अंतर इन्फ्लेशन का था। और अगर मैं उस फैक्टर को निकालूं, यानी 2011-12 का जो कांस्टेंट प्राइस था उसके मुकाबले आज जो है 77% प्राइसेस जो है वो ऊपर चले गए, यानी लगभग 4.5 से 4.5% प्रति साल इन्फ्लेशन 2010-11 से लेके अभी तक हमने 2010 से लेके 2025-26 तक में हमने पिछले 15-16 सालों में देखा है। पर ये नॉमिनल मैंने इसलिए नॉमिनल जीडीपी या करंट प्राइसेस की बात की क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत विकास किया है सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन के कारण। नहीं दोस्तों, भारत 20 सालों में बहुत ज्यादा भारत ने विकास किया, सन 1999 से लेके सन 2019 के बीच में। इसमें 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। परंतु अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आई खासतौर पे 2014 से 19 की,
इसने डेट यानी कर्जे पे डेट आधारित ग्रोथ जो है वो किया। भारत का डेट लेवल जो था मात्र 55 लाख करोड़ था 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे। आज वो डेट बढ़ के 200 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है, 220 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। यानी हमारा डेट लेवल 4 गुना बढ़ा है, पर हमारा जीडीपी 4 गुना नहीं बढ़ा है। तो ये क्या बताता है? ये चीज ये बताता है कि पहले जो जितना मतलब 1 रुपये के जीडीपी ग्रोथ के लिए जितना डेट लेना पड़ रहा था, आज उससे कई गुना ज्यादा डेट 1 रुपये का जीडीपी ग्रोथ कर रहा है। यानी 1 रुपये के ग्रोथ के लिए मान लीजिए पहले जहां हमें 3 रुपए लगाने पड़ रहे थे डेट के, आज वहीं पे हमको 6 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। या मोटा मोटी आप समझ लीजिए 2009-10 में 61.3 लाख करोड़ था। यानी अगर मैं यही स्केल पकड़ूं ग्रोथ का, तो लगभग 75 लाख करोड़ के आसपास में भारत का रियल जीडीपी ग्रोथ रहा होगा। तो लगभग जो 1.25 रुपये का डेट लेके 1 रुपए की प्रोडक्टिविटी, 1 रुपए का ग्रोथ आ रहा था, वो आज की डेट में 1.25 से बढ़ के 3 रुपए हो गया। यानी 3 रुपए का डेट लेके हम 1 रुपए का जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं। तो यह बताता है कि भारत की इकोनॉमी की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी जो है वो वैसी बढ़ी नहीं है। जो मूल सवाल जहां से मैंने शुरू किया था ये बात कि क्या भारत वापस से 1989-90 वाले दौर में पहुंच गया है, जहां पे भारत को एनआरआई लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, हाथ फैलाना पड़ रहा है, और भगवान का शुक्र है कि शायद गोल्ड हमको गिरवी नहीं रखना पड़ा है, ठीक है, परंतु उस टाइम में गोल्ड भी गिरवी रखना पड़ा था। पर भारत की इनहेरेंट स्ट्रक्चर इकोनॉमी में कहीं ना कुछ तो गड़बड़ी है, जिसके कारण बार बार हम एनआरआई लोगों के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। हर 10 साल, हर 12 साल, हर 13 साल बाद हम लोग एनआरआई लोगों के पास पहुंच जा रहे हैं कि भैया बचाओ, हमारे रुपए की साख गिर रही है, इंडिया का बंटाधार हो रहा है आर्थिक रूप से, हमारे रुपए के ऊपर में पट्टा बैठ रहा है, आप लोग भारतीय मूल के लोग हो, तो आप नहीं मदद करोगे तो कौन मदद करेगा? तो पहुंच गए एनआरआई के पास में। दोस्तों, मैंने जो वीडियो बनाया था देसी चुगेगा दाना और मोती, एनआरआई मोती खाएगा, उसमें मैंने क्लियरली एक बात बोली थी, पता नहीं आपने वो वीडियो 1 जून का देखा कि नहीं देखा, कि मैं क्यों खिलाफ हूं ये एनआरआई बॉन्ड्स के। इसका रीजन ये है दोस्तों कि ये जो बैंक्स हायर इंटरेस्ट रेट पे करने वाले हैं एनआरआईज को, ये क्या मोदी जी अपने घर में पैसा थोड़ा ना बना रहे हैं, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा थोड़ा ना दे रहा है। ये बैंकों के पास में इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए जो पैसा आ रहा है, वो तो मेरे और आपकी गाढ़े खून और पसीने की कमाई है। हमारा जो डिपॉजिट है, हम जो वहां डाल रहे हैं बैंकों में डिपॉजिट, जो बैंकों के लिए लायबिलिटी है, वहीं से निकाल के तो ये एनआरआई को पे करेगा। तो ये क्या मजाक चल रहा है? जो लोग इस देश में रह रहे हैं, जो लोग दिन रात एक करके इस देश के विकास करने के लिए अपना खून पसीना दे रहे हैं, उन लोगों को तो आप किसी तरीके की सहूलियत नहीं दे रहे हो। पर हर 12-15 साल में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, ये भीख का कटोरा लेके एनआरआई लोगों के पास में पहुंच जाती है। मैं बड़े कटु वाक्य शब्द बोल रहा हूं, कटु वाक्य हैं, परंतु इन कटु वाक्य के पीछे कारण है कि जो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के अंदर में रह गया, जो भारतीय भारत के अंदर में रह गया है, उनको तो आपने हायर इंटरेस्ट रेट का जो है वो अभी तक लॉलीपॉप थमाया नहीं है। आज उल्टा एक और रिपोर्ट आई है। मैं क्यों आज ये वीडियो बना रहा हूं, आई टोल्ड यू सो करके क्रेडिट लेने के लिए नहीं बना रहा हूं ये वीडियो बनाने का बड़ा कारण ये है कि आज आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो इंटरेस्ट रेट कैप जो एनआरआई बॉन्ड्स के ऊपर, एनआरआई डिपॉजिट्स के ऊपर में था, उसको हटा रही है। आरबीआई अनाउंसेस रिमूवल ऑफ इंटरेस्ट रेट कैप ऑन एनआरआई डिपॉजिट। यानी ये बैंक्स कितना एनआरआई लोग को डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट देने वाले हैं, इसका जो कैपिंग था उसको आरबीआई ने हटा दिया। ये बेसिकली जो है इसका एक फैक्टर रहता है, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, परंतु उस फैक्टर के ऊपर में 3.5% आप दे सकते थे, ठीक है, ओवरनाइट इसको ये कहा जाता है, उसके ऊपर में 3.5% आप दे सकते थे। अब ये हटा दिया गया, तो ये हटा दिया गया तो बैंकों के बीच में आप लड़ाई लड़ो, जो जितना ज्यादा एनआरआई के पास पहुंच है विदेशों में, जिसके जितने ज्यादा ब्रांच है उस बैंक को उतना फायदा होगा, ठीक है। अगर एनआरआई लोगों ने भारत की गुहार सुनी तो
अभी मैं इस साल भारत सरकार ने टारगेट रखा है इस बारी, हालांकि भारत सरकार डायरेक्टली शामिल नहीं है, इसने बैंकों को सामने किया है, परंतु अगेन हेजिंग कॉस्ट जो रुपये का जो गिरना है ये 3 से 5 साल का, जिस दौरान ये पैसे उठा रही है, उसका पूरा रिस्क जो है वो आरबीआई ने ले लिया, यानी भारत सरकार ने ले लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि ये अब जो 3 से 5 साल की जो अवधि है जिसके लिए एनआरआई डिपॉजिट्स रेस कर रही है बैंक्स, ये हायर इंटरेस्ट रेट पे होगा। हायर इंटरेस्ट रेट पे होगा तो जाहिर सी बात है भारत के अंदर के लोग भी बात करेंगे कि भैया हमको भी हायर इंटरेस्ट रेट दो, ठीक है, अब स्वाभाविक है, लाजमी है और देना भी चाहिए। तो इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है डिपॉजिट्स के ऊपर में। यदि इंडिया में डिपॉजिट्स के ऊपर में इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो दोस्तों बैंकिंग के स्टॉक्स की जबरदस्त रूप से पिटाई होने वाली है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रेडिट ऑफटेक कॉर्पोरेट्स के द्वारा ज्यादा हो नहीं रहा है। कॉर्पोरेट्स जो हैं वो किसी भी तरीके से जो है नई फैक्ट्रीज, नए प्लांट्स, नई मशीनरीज लगाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साही नहीं दिख रहे, और जो भी क्रेडिट ऑफटेक हो रहा, जो पैसे उठ रहे हैं वो मेनली पर्सनल लोन में उठ रहे हैं। पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, है ना, कंजम्पशन के लिए जो लोन है वो लोन, यानी लोग कंज्यूम करने के लिए या मजबूरी में गोल्ड लोन जैसा वैसा लोन उठा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये रिटेल लोन ग्रोथ हो रहा है, कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो आने वाले दिनों में बड़ा ही मतलब बैंकिंग के अंदर में मैं बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने वाला हूं, और मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं कि एनआरआई इस बारी जो है वो भारत सरकार का साथ देंगे। 2013-14 में $25 बिलियन का टारगेट रखा गया था, उतना रेस किया था अलग अलग बैंकों ने। इस बार का टारगेट दिया है 45 से 50 बिलियन डॉलर, मेरे सूत्र बता रहे हैं, कहीं शायद मीडिया में भी आया होगा। अब $50 बिलियन एनआरआई लोगों से भारत तब एक्सपेक्ट कर रहा है जब बहुत सारे एनआरआई लोगों की नौकरियां जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो घर पे बैठ गए, भारी नुकसान हुआ उन लोगों को, कईयों के नौकरी, कईयों के रोजगार चले गए। कई तो मेरे मित्र हैं जो वापस भारत आने की सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब एनआरआई कम्युनिटी भी आर्थिक संकट से गुजर रही है, नौकरियों के लिए पेशोपेश में है, ऐसे वक्त में भारत एनआरआई कम्युनिटी के पास में मदद की गुहार लगाने जा रहा है। अब हालांकि देखा जाए तो ये एनआरआई कम्युनिटी के लिए एक अच्छा, आप कह लीजिए कि ऑफर है, बट एनआरआई कम्युनिटी का कहना है कि भैया हम भारत में 7-8% इंटरेस्ट लेने के लिए क्यों आए, जब हमको यहाँ 1 महीने में ही टेस्ला, स्पेसएक्स जैसे स्टॉक्स जो हैं वो 1 हफ्ते के अंदर में हमको 10% 15% का रिटर्न दे रहे हैं। तो ये जो पैसा रेस करना है इसका सक्सेस बहुत हद तक डिपेंड करता है कि जब तक फॉरेन में स्टॉक मार्केट में टर्मोइल नहीं आएगा, फॉरेन का स्टॉक मार्केट गिरेगा नहीं, खासतौर पे यूके और यूएसए का, जहां पे बहुत भारी तादाद में एनआरआई कम्युनिटी है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में। जब तक इन राष्ट्रों के अंदर में स्टॉक्स की पिटाई नहीं होती है तब तक मुझे लगता नहीं है कि एनआरआई कम्युनिटी, रिटेल एनआरआई कम्युनिटी बढ़ चढ़ के इस बॉन्ड में शामिल होगी। हाँ, जो भारतीय कॉर्पोरेट्स का या धन्ना सेठों का पैसा ब्लैक के माध्यम से, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से भारत के बाहर चला गया है, उनकी बात मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अब हमारे पास में कोई सबूत नहीं है प्रूफ करने के लिए कि ये जो पैसा आ रहा है ये मनी लॉन्ड्रिंग का है या ब्लैक का है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के, और मोदी जी ने खुद ने कहा कि भारत का इतना पैसा ब्लैक का बाहर है कि 15-15 लाख हर किसी के अकाउंट में आ जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें मानना चाहिए कि भाई बहुत सारे भारतीयों का पैसा भारत के बाहर है। यदि ये भारतीय जो हैं जिनका पैसा बाहर है, मोदी जी ने जैसा कहा था 2014 में, यदि इन लोगों का पैसा आया भारत में वापस तो शायद ये एनआरआई बॉन्ड सक्सेसफुल हो सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे मित्र मेरे एनआरआई हैं, बहुत सारे एनआरआई लोग इस चैनल को भी देखते हैं, उन सभी का ये मानना है, यदि उनसे मैं बात करूं, और मैंने काफी लोगों से बात किया भी, उनका ये मानना है कि जब हमको 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में 8-8, 10-10% का रिटर्न मिल रहा है तो हम 3 साल और 5 साल के लिए अपना पैसा फंसाने क्यों आए, वो भी 6.5-7%, 7.5% के लिए। तो दोस्तों ये जो कदम उठाया है एफसीएनआर का, जो फॉरेन करेंसी
एनआरआई डिपॉजिट जो रेस कर रही है हमारे अलग अलग बैंक्स, ये कितने सक्सेसफुल होंगे ये देखना होगा। मैं तो शुरू से ही इस चीज के खिलाफ रहा हूं। खिलाफ इसलिए रहा हूं क्योंकि देखिए भारत ने अभी तक कुछ सीखा नहीं है, हमने कुछ सबक लिया नहीं। 1990 में जहां पे चीन था वहीं पे भारत था, दोनों की स्थिति एक जैसी थी। चाइना ने अपनी इकोनॉमी में मेजर चेंजेस किए। कैसे चेंजेस किए? पहले वो मैन्युफैक्चरिंग में छोटे स्केल का काम करता था, खिलौने बनाता था, टॉयज बनाता था, पर्स बनाता था, बैग बनाता था, मोमबत्ती बनाता था, जूते बनाता था, इस टाइप के काम करता था। फिर धीरे धीरे उसने एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में हो गया। उसने धीरे धीरे जो है वहां पे हुवई जैसी कंपनी आई, वहां पे अलीबाबा जैसी कंपनी आई, वहां पे टेनेसन जैसी कंपनी आई, वहां पे बाइट डांस जैसी कंपनी आई, टिकटॉक जैसा प्रोडक्ट आया जिसने वर्ल्ड ओवर तहलका मचा दिया। तो स्टेप बाय स्टेप जो है चाइना ने अपने विकास के मॉडल को डेवलप किया। और ये विकास के मॉडल को डेवलप करने के लिए जो है चाइना ने बाहर की तरफ नहीं देखा, उसने रोजगार क्रिएट किया। रोजगार लो कॉस्ट पे, लो पावर। देखिए चाइना के विकास का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है उसका लो पावर कॉस्ट। लो पावर कॉस्ट के कारण ही प्रोडक्शन कॉस्ट उसका जम के नीचे है। भगवान ने चाइना को कोल के मामले में काफी ब्लेस किया है। चाइना में कोल बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स लगे जिन्होंने फैक्ट्रीज को बहुत ही चीप कॉस्ट पे, नेग्लिजिबल कॉस्ट पे पावर प्रोवाइड किया। भगवान ने भारत को भी कोल ब्लेस्ड किया। भारत में भी कोयला बहुत है, पर भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट्स को कोयला सस्ता में देने के बदले यहां हो गया कोयला घोटाला। यहां के पूंजीपतियों ने कोल ब्लॉक्स लिए, उसका आवंटन कराया और उसके बाद में उसके भरोसे बैंकों से लोन लिए और गड़प गए पैसे। कोई बाहर भाग गया भारत से, किसी ने भारत में बहुत बड़े बड़े बंगले और गाड़ियां और आलिशान जो है इमारतें खड़ी कर डाली। तो दोस्तों ये इंटरनल ऑनेस्टी जो है उस पे भी बहुत ज्यादा एक मुल्क, एक राष्ट्र का जो है वो विकास निर्धारित रहता है। चाइना में करप्शन होगा, पर इस लेवल का करप्शन नहीं है जो कोयले घोटाला में हमने भारत में देखा। चाइना भी कोल ब्लेस्ड है, कोयला बहुत है चाइना में, भारत में भी कोयला बहुत ज्यादा है, पर भारत कोयला निकाल नहीं पाया। भारत कोयले के माध्यम से सस्ता पावर बना नहीं पाया। भारत ये सस्ता पावर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को दे नहीं पाया। और ये सारे कारणों से भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहीं बहुत पीछे खिसक गया। वहीं जो सर्विस सेक्टर, जहां पे हम बोलते थे कि हम आईटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, एकदम दोयम दर्जे के घटिया वाले, जो निचले स्तर वाले आईटी के जो काम थे वो हमने किए। आईटी का जो आप कह लीजिए टेक इवोल्यूशन, रेवोल्यूशन जो है, जो एआई, सेमीकंडक्टर, इस टाइप के जो फील्ड्स हैं, इसमें भारत की एक भी कंपनी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं है। हम लोग पहले भी छोटे काम करते थे, आज भी हम छोटे ही काम कर रहे हैं। ठीक, बस उसको थोड़ा सा हमने जामा जो है वो ऐसा पहना दिया कि लगता है कि बहुत मॉडर्निटी की तरफ हम बढ़ गए हैं। तो दोस्तों 1989-90 से लेके अभी तक, ठीक है, आपको लगेगा कि भाई हमारा जीडीपी जो है वो बहुत ग्रो हुआ है, तो वो बात सही है, जीडीपी ग्रो हुआ है। मैंने आपको फिगर्स जो है कांस्टेंट टर्म्स में दिए। 5.7 लाख करोड़ से 202 लाख करोड़ हम पहुंच गए 1990 से 2025-26 के बीच में। उसी दौरान एक्सपोर्ट जो था भारत का वो 1989-90 में था 57,400 करोड़ और इंपोर्ट था 68,400 करोड़। ये चीज जो है 2025-26 में बढ़ के एक्सपोर्ट हो गया 72 लाख करोड़, यानी 57,400 करोड़ से बढ़ के 72 लाख करोड़ एक्सपोर्ट हो गया। और 68,400 करोड़ का जो 1990 में इंपोर्ट था वो बढ़ के 82 लाख करोड़ हो गया। अब दोस्तों ये याद रखने वाली बात है कि 1989-90 में एक डॉलर 16 रुपया के बराबर था, 16 से 18 के बीच में था। 2025-26 में यही बढ़ के जो है 93-94 हो गया है। ठीक है, तो एनीवेज, तो इसीलिए फिगर जो है वो डॉलर टर्म्स में मैंने आपको मतलब ये बताए इसलिए हैं रुपये टर्म्स में, ताकि आपको समझ में आए कि रुपये की भी क्या दुर्गति हुई है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये दोस्तों कि एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, जीडीपी भी बढ़ा है, परंतु हमको
जो स्ट्रैटेजिकली काम करना चाहिए था, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, एफिशिएंसी बढ़ाने का, नए सेक्टर्स में घुसने का, R&D करके जो है वो आज देखिए कोरिया कितना विकास कर रहा है, ताइवान कितना विकास कर रहा है। कोरिया को डेवलपिंग मार्केट से MSCI बोल रहा है कि उठा के हम डेवलप्ड मार्केट में शायद डाल देंगे, और हम भारत में स्टॉक वाले लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि अगर कोरिया डेवलपिंग मार्केट से डेवलप मार्केट में चला गया तो 12 से 14 बिलियन डॉलर का प्रसाद जो है वो भारत को मिलेगा। जो कोरिया में जा रहा था वो भारत में पैसा आएगा। तो किसी और का छोड़ा हुआ उतरा हुआ जो है वो आज भी हम पहनने के लिए जो है बहुत ज्यादा खुशी खुशी जो है तैयार है। दोस्तों मैं कोई अपमान नहीं कर रहा, मैं कटु वाक्य इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ये चीज बड़ी चुभ रही है कि पिछले 35-36 सालों में हमें यदि समाधान ढूंढना पड़ रहा है तो हम अपने देश के अंदर में, अपने देश के अंदर से समाधान नहीं ढूंढ पा रहे। हम हर बार NRI के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत शर्मसार करने वाली बात है। जो लोग इस देश को छोड़ के जा चुके हैं उन लोगों के पास आप बार बार कटोरा लेके पहुंच जा रहे हो। ये अगर इसी तरीके से भारत की इकोनॉमी चलती रही तो ये बहुत ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। आने वाले दिन हमारे लिए बहुत बड़े संकटपूर्ण दिन हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा अगला पेड वीडियो 5 जुलाई को आ रहा है। यदि आप में से कोई भी इस वीडियो को देखना चाहता है तो मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकता है। मेरे एक वीडियो का कॉस्ट 1500 रुपए है। हर वीडियो 1500 रुपए कॉस्ट करता है, इसलिए मूर्खतापूर्ण बार बार मुझे मैसेज ना भेजें कि ये 1 महीने का फीस है कि 1 साल का फीस है। मैं बार बार अपने वीडियो में इस चीज को क्लियर करता हूं, उसके बाद भी दिन में 8 से 10 मैसेजेस मुझे इसी चीज पे आते हैं। तो कृपया करके आप लोग ध्यान से सुना कीजिए और किसी को भी मैसेज लिखने के पहले 4 बार सामने वाले ने क्या बोला उसको सुन के उसके बाद ही मैसेज ड्राफ्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।